वंदे गौ मातरम। जीसीसीआई द्वारा प्रस्तुत गोकुलम कार्यक्रम की छठी कड़ी में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रामस्वरूप चौहान जी अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। हम उनसे उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन तो प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुरभि मंत्र से। श्री पुरीश कुमार जी से, जो जीसीसीआई से हमारे बीच जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करूंगी सुरभि मंत्र के लिए। ओम श्रीम सुरभ्यै नमः। सर्व काम दुधे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालनां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। ओम श्रीम सुरभ्यै नमः। नमस्कार। तो पुरीश जी, आज के हमारे अतिथि वक्ता जो हमारे बीच जुड़े हैं, अनुभव की खान है, जैसा कि हम सब ने जाना उनका परिचय देखते समय, पढ़ते समय। तो आपसे अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय आप रखें। जी दीदी, हम सबका जीसीसीआई पे ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज प्रोफेसर आर.एस. चौहान जी मौजूद हैं। प्रोफेसर आर.एस. चौहान जी काफ़ी चर्चित एकेडमिशियन तो रहे ही हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इनफैक्ट इनको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में ही मिल गया था। उसके बाद वे धीमे धीमे अनेक पदों पे काम करते हुए, जैसे कभी वो आईसीएआर के IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एज ए डायरेक्टर उन्होंने काम किया। पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कभी एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी काम किया। बहुत सारे इनके आयाम हैं इनकी प्रतिभा के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इनको अपने यहाँ एज अ एडवाइज़र रखा। लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पे भी काम किया। कभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का है, उन्होंने भी इनकी सेवाएं ली। तो बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। 600 से ज़्यादा पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इनफैक्ट पूरे विश्व में गाय को लेकर, बल्कि गाय से जुड़ी जो उनका वैज्ञानिक पक्ष है, जो काउ साइंस हम जिसे कहते हैं, उसको लेके भारत के सबसे चर्चित, सबसे एक्टिव नाम है। और यूनाइटेड नेशंस में सन 2000 में जब गाय की इन चीज़ों पे, इनके शोध कार्यों पे चर्चा हो रही थी, तो लोगों ने कहा वहाँ पे लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि भाई पंचगव्य नाम जो है ये भारत में तो चलता है, बट पूरे विश्व में शायद पंचगव्य के माध्यम से चिकित्सा, ये पंचगव्य शब्द उतना पॉपुलर ना हो पाए। तो आर.एस. चौहान जी ने उस समय काउपैथी शब्द दिया, क्योंकि उस समय जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी तमाम बहुत सारी चर्चित थी, तो काउपैथी उन्होंने नाम दिया। और काउपैथी के माध्यम से गाय का जो सेहत के लिए महत्व है, उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। और आज भी वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हमको परिचय मिला है। मुझे तो लगता है अभी तो बहुत छोटा ही परिचय हो पाया, बाकी और परिचय बीच बीच में हम उनका दर्शकों को देते रहेंगे। तो वर्तमान में डॉक्टर साहब जो हैं वे ये प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय पंतनगर में। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, ये काउपैथी शब्द आपके माध्यम से ही पहली बार हमको सुनने को मिल रहा है, तो इस पर क्या विशेष करना चाहिए और क्या विशेष आज तक आपने, आपके विचार क्या है इसके संबंध में, आपके व्यूज क्या हैं? धन्यवाद मैडम पुरीश जी। वास्तव में है क्या कि मैं तो शुरुआती दिनों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो कृषि में यूज होते हैं उनके हानिकारक प्रभावों पर काम कर रहा था। और उसी को लेकर के इनिशियली WHO में पहले मुझे मेंबर और फिर एडवाइजर बनाया। और ये स्थिति थी कि अब आज तो सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि भाई वो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जो फूड चेन में हैं उनके हमें क्या क्या नुकसान है। लेकिन एक समय था 80 के दशक में, इसकी कोई बात करता था तो लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। अब मेरी भी वही स्थिति हुई, कमोबेश कोई मानने को तैयार नहीं होता था। तो खैर वहां से जर्नी की शुरुआत हुई और कालांतर में देखा कि जो पेस्टिसाइड के हानिकारक प्रभाव हैं
उनको दूर करने का कोई ऐसा जरिया नहीं है। उनको कम करने के प्रयास सरकारों की तरफ से प्रार्थना की गई, मेरी तरफ से बहुत, लेकिन वो बात नहीं जमी उतनी जितनी होनी चाहिए थी। तो मैंने फिर ये शास्त्रोक्त जो विधि है अपनी पंचगव्य पर कार्य करना शुरू किया। पंचगव्य के मायने हम सभी लोग जानते हैं, गाय का दूध, दही, घी और गोबर और गोमूत्र, इनको मिला करके या इनके एकल तत्व को यूज करके हम लोग जो यूज करते हैं हेल्थ के लिए पंचगव्य, शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है इसका। इसको लेकर के रिसर्च की शुरुआत की और डिटेल अभी मैं बताऊंगा सारी चीजों का। इससे ये लगा कि भाई जो पेस्टिसाइड या केमिकल खेती में प्रयोग होते हैं और जो हमारे फूड चेन में आ गए हैं, उनके दुष्प्रभावों को भी इससे निपटाया जा सकता है। अब शब्द आया काउपैथी की, जो बात कह रहे थे आप, तो इसको मैंने ही कॉइन किया सन 2000 में। जब WHO की बैठकों में जाता था तो पंचगव्य की हम लोग बात करते थे, तो पंचगव्य जल्दी से विदेशियों को समझ में आने वाली बात नहीं थी, तो उसी को अंग्रेजी में हमने बनाया काउपैथी। तब से ये शब्द लगातार हमारी बुक्स में, पब्लिकेशंस में, बातचीत में प्रयोग हो रहा है। माने जैसे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ऐसे ही काउपैथी, काव के तो डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब बीच में रोकते हुए सॉरी, मैं पूछना चाहूंगी, इसके लिए आपको किन किन प्रकार के एफर्ट्स करने पड़े, क्या क्या प्रयास करना पड़ा कि ये काउपैथी शब्द स्थापित हो सका? जी, इसके लिए देखिए शुरू से ही जब ये पहली बार काउपैथी शब्द का प्रयोग किया था तो वैज्ञानिक जगत में आप समझ सकते हैं कि जल्दी से स्वीकार्यता नहीं होती। फिर बार बार उनको समझाया गया, भाई देसी गाय है, गाय का दूध है, दही है, घी है, गोमूत्र है, गोबर है, इनसे हेल्थ इफेक्ट्स है। काउ यूरिन से बहुत काम किया मैंने, एंटी कैंसर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बायो एनहांसर है, एंटी इन्फेक्शन है। तो ये सब चीजों को लोगों के जब समझ में आने लगी तो धीरे धीरे लोग मानने लगे। और अब तो ये स्थिति है कि मैंने 2021 में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें देश के जाने माने करीब 60 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और जो इस विषय से संबंधित विषयों पर काम कर रहे थे, ज्यादातर मेरे साथी हैं। तो उस समय हमने एक बुक भी बनाई, जिस बुक का नाम दिया काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ। और तब से लेके अब तक अब ये शब्द खूब प्रचलित है, वैज्ञानिक जगत में अच्छा खासा प्रचलित है। काउपैथी में हमने पिछले वर्ष डेफिनेशन में और जोड़ा जरा कि पंचगव्य तो है ही है, उसके बियॉन्ड भी गाय के साथ रहना, गाय के शरीर पर हाथ फेरना, फेस रब, बैक रब, काउ कडलिंग, गौ ग्रास, ये सब चीजों को भी उसी में शामिल किया, क्योंकि इन सब की भी कहीं न कहीं हमारा ऑरा बढ़ाने में, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में और हमें डिजीज फ्री रखने में इन सभी बातों की आवश्यकता है और जरूरत है, और इससे वो असर पड़ते हैं शरीर पर। जी, तो डॉक्टर साहब, आप जैसा कि गौटेक में भी आपका आना हुआ था, आपने देखा कि GCCI के माध्यम से किस प्रकार एक प्रयास डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी के नेतृत्व में हुआ, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर हम GCCI के माध्यम से काउपैथी पर कुछ आगे काम करते हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर कठेरिया साहब वो हमारी टीम का एक हिस्सा है, या उनकी टीम का मैं हिस्सा हूं, ऐसे मान लीजिए। हम लोग आज से नहीं, पिछले करीब 25 वर्ष से मिलजुल के काम कर रहे हैं। जब कठेरिया साहब मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तब से लेकर के, और विभिन्न पदों पर वो रहे, कामधेनु आयोग का चेयरमैन है या और दूसरे पदों पर रहे हैं, तो हमेशा हम लोगों ने मिलकर काम किया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड में हूं मैं, या CCSE गवर्नमेंट की संस्था है उसमें हूं, तो सभी जगह से ये प्रयास रहता है हम लोग मिलजुल के काम करें। अभी जो मैंने आपको बताया था कि 2021 दिसंबर में हमने जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी वल्लभ भाई जी हमारे उसमें। हम दोनों की खासियत क्या है कि डॉक्टर वल्लभ भाई भी चिकित्सक हैं, अच्छे खासे सर्जन जाने माने जाते हैं, और मैं इधर साइंटिस्ट जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो हमारी ट्रेनिंग काफी अच्छी रहती है इस बात को लेकर के कि भाई क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं और कैसे करके गाय के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है,
आगे क्या क्या जी जो चैलेंजेस आते हैं, या जो गौपालकों की, गौशाला वर्कर्स की या आम आदमी की समस्याएं हैं, उनके जो प्रश्न जी आते हैं, क्या वो हमारे लिए रिसर्च टॉपिक का काम कर सकते हैं क्या, उन विषयों पर हम लोग और आगे काम करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रारंभिक दिनों की याद करूं मैं अगर, तो शुरुआती तो इसी बात पर बहस होती थी कि भाई आप गाय कहते हैं, गाय क्यों कहते हैं। हमारे उन दिनों सेंट्रल में केंद्रीय मंत्री होते थे सोमपाल जी, माननीय सोमपाल शास्त्री जी। जिस समुदाय से आते हैं वहां भैंस का प्रचलन ज्यादा है, तो लखनऊ में एक अच्छा बैठक थी, उसमें उन्होंने मुझे छेड़ना शुरू करा कि यार तुम गाय गाय की बात करते हो, भैंस की क्यों नहीं करते। तो उस समय में प्रारंभिक दिनों में हमने इवन ये कि देसी गाय, विदेशी मूल की गाय, संकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी के यूरिन को लेकर के डिस्टिलेट बना के उसके ऊपर प्रयोग किए, और उन प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि भाई जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है, जो शरीर को अच्छा करने की बात है, हेल्थ इफेक्ट्स की बात है, वो सिर्फ देसी गाय के ही यूरिन में है, बाकी किसी के में नहीं है। इवन संकर गाय है, उसमें तो गाय तत्व आता है लेकिन उसमें भी नहीं है। ऐसे ही विदेशी मूल की गाय है या भैंस है, इन सभी में नहीं है वो। तो ये प्रारंभिक दिनों में ऐसे सवाल बहुत खड़े होते थे। फिर ये आया कि भाई ये चरने वाली गाय या बड़ी गाय जो ब्याह गई है वो गाय, या बछिया, क्योंकि शास्त्रों में बछिया का उल्लेख था। अब शास्त्रों में जी बछिया का उल्लेख, हमारे पूर्वज बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया था, क्योंकि जब गाय एक बार प्रेग्नेंट होती है, ब्याती है, तो उसको कई प्रकार के इन्फेक्शन लगने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये करा कि भाई कोई झंझट ही नहीं है, बछिया का गौमूत्र यूज करिए। अब क्या है कि अब तो गौशाला में सभी प्रकार का गोवंश है और उसका गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी एक एडवाइजरी के साथ कि वो गौमूत्र का कलेक्शन करके और उसका डिस्टिलेट बनाते हैं। और ये एडवाइस की जाती है कि 70% डिस्टिलेट को लेकर के वो मेडिसिन की तरह से आयुर्वेद में जैसे प्रयोग होता है, वो अर्क के रूप में उसे प्रयोग करें। डायरेक्ट गौमूत्र लेने की हम लोग एडवाइस नहीं करते, क्योंकि बदलती पर्यावरण की परिस्थिति में जैसे हम लोगों को कई प्रकार के रोग होते हैं, गोवंश में भी कई बीमारियां होती हैं, और विशेष रूप से 3 बीमारियों का उल्लेख मैं करता हूं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, पैराट्यूबरक्लोसिस है और ब्रुसेलोसिस है, कि ये बीमारियां गोवंश से आदमी में आ सकती हैं। अगर डायरेक्ट गौमूत्र लेके पिया तो संभावना यह है कि अगर गाय इन्फेक्टेड हुई तो हमें भी इन्फेक्शन आ जाएगा, तो हम उसे अवॉइड करते हैं और उसका अर्क प्रयोग कराते हैं। अर्क में ऐसी कोई संभावना नहीं रहती, अर्क से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, लाभ भी पूरा मिलता है गौमूत्र का, और कोई बीमारी आने की भी संभावना नहीं रहती उसमें। जी तो डॉक्टर साहब आप जैसा कह रहे हैं कि ये जो गौमूत्र है इसका परीक्षण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम आपके माध्यम से हमारे दर्शक ये जान पाए, बहुत से गौ सेवक भी हमारे इसके दर्शक होते हैं, गौशालाओं के संचालक भी दर्शक होते हैं, तो क्या इसका माध्यम होगा कि यह जो गौमूत्र एकत्र किया जाता है फिर इसका परीक्षण हो, या ये किस प्रकार से इसको साइंटिफिक तरीके से फिर दिया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, क्या तरीका हो सकता है? गांव गांव में इसके लिए क्या सुविधाएं हैं? जी जी, देखिए ऐसा है कि इसी विषय को लेकर के मैंने कई बार कई सरकारों से निवेदन भी किया, प्रारंभिक कई लोगों ने उसमें हामी भी की, और ये हुई कि भाई शुरुआत करेंगे। तो एक तो ये कि गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान या पंचगव्य अनुसंधान संस्थान एक बनना चाहिए, जहां पर गौमूत्र का R&D हो, परीक्षण हो, सर्टिफिकेशन हो, और उसकी रिस्क असेसमेंट भी हो। लेकिन एक तो जरूरी है करना, एक पहला सबसे पहला कि जो गोवंश हमारी गौशाला में है, जिनसे हम या कोई भी अवयव लेके औषधि बनाने की प्रक्रिया में है, तो उस गोवंश का परीक्षण कम से कम इन 3 बीमारियों के लिए तो होना ही चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस, पैराट्यूबरक्लोसिस और ब्रुसेलोसिस। सरकारी संस्थाएं हैं तमाम, वो टेस्टिंग करती हैं, वेटनेरियंस हैं वो टेस्टिंग करते हैं, उनसे करा लीजिए। अगर ये संभव नहीं है, कई जगह ऐसी समस्या रहती है कि भाई हम नहीं कर पाते ये, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करेंगे कि गौमूत्र इकट्ठा किया गौशाला में, और उस गौमूत्र का डिस्टिलेशन कर लिया। डिस्टिलेशन का जो मैं बता रहा था अभी कि भाई 70% डिस्टिलेशन, माने 1 लीटर लिया गौमूत्र, और जब वो वाष्पीकृत होकर के इधर 700 ml निकल आए तो 70% ऐसे कहते हैं।
70% डिस्टिलेशन लेके, वो अर्क कहते हैं उसको, अर्क बॉटलिंग करिए उसकी स्वच्छ वातावरण में और उसकी मार्केटिंग करिए या उसको प्रयोग करिए कहीं भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उससे ये बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये सर इसका जो आप बता रहे हैं अर्क बनाने का तरीका, इसके भी विभिन्न प्रशिक्षण वगैरह आयोजित होते रहते हैं क्या डॉक्टर साहब? जी जी जी, बिल्कुल। जैसे नागपुर में गौशाला है हमारी, विश्व हिंदू परिषद की एक गौशाला है, माननीय ये क्या अपने सुनील मान सिंह का जी चलाते हैं उसको, जी निदेशक है वहां के, तो वहां पर प्रशिक्षण होता है, मेरे यहाँ भी होता है, और पुलिस जी जानते हैं, गुजरात में भी कई गौशालाओं में इसकी जानकारी मिलती है, लोग करते हैं। पात्र कई लोग स्टील का पात्र रखते हैं, कई लोग कांच का पात्र रखते हैं, कई लोग मिट्टी का पात्र रखते हैं, जैसे जिसकी सुविधा है, अवेलेबिलिटी है, उस प्रकार से करके उसको कर सकते हैं। जी पुलिस जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके परिचय में हमने देखा कि आप 200 से अधिक अनुसंधान पत्र आपके तैयार हुए हैं, अनुसंधान किए हैं आपने। कोई आपका बहुत ऐसा अनुसंधान जो आप बताना चाहें दर्शकों को, जिससे कि हमारे गौ पालकों को बहुत लाभ हो? जी, गौमूत्र पर शुरुआती परीक्षण मैंने किए थे इम्यूनिटी को लेकर के। उस समय तो जी इम्यूनिटी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन धन्यवाद कोरोना इन्फेक्शन का कि पिछले 3-4 साल में आम पब्लिक भी इम्यूनिटी के बारे में जानने लग गई, जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत होती है, रोग प्रतिरोधी जी क्षमता। ये इम्यूनिटी विशेष रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात जो जेनेटिकली हमारे शरीर में आती है, और दूसरी इन्वायरमेंट से। वो फिर 2 प्रकार की होती है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। तो माने ये सभी कंपोनेंट्स पर मैंने काम किया है, और एक नहीं, मेरे ख्याल से अभी मेरे यहाँ करीब 42वां एक्सपेरिमेंट लग रहा है, अभी बच्चे काम कर रहे हैं उसमें। तो ये देखा कि जो गोमूत्र है देसी गाय का, उसका जो डिस्टिलेट है, उससे शरीर की जो इम्यूनिटी है ये बढ़ती है। कितना बढ़ती है? आमतौर पर जो हमने मेजर किया है 20-25% से लेकर के 60% तक, इवन कई कोशिका तो ऐसी जी हैं जिनमें 104% तक भी उनकी एक्टिविटी बढ़ी। सबसे बड़ी खूबसूरती जो इसमें है गौमूत्र के प्रोडक्ट्स में, वो ये है कि जैसे माने आप एलोपैथिक सिस्टम से कंपैरिजन करें, तो एलोपैथिक सिस्टम में क्या है कि एक केमिकल है, उससे एक दवा बनी हुई है, वो शरीर में कोई चीज को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। डायबिटीज की दवा का नाम लें अगर आप, तो डायबिटीज में मेडिसिन खाते हैं मेटफॉर्मिन, अगर ज्यादा खा ली तो वो शुगर का लेवल बहुत कम कर देगी, अगर नहीं खाई तो शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे आमतौर पर होता है। लेकिन आयुर्वेद में जी ऐसा जो प्राकृतिक जो हमारी मेडिसिन कंपोनेंट्स हैं, उन सब में क्या खासियत होती है कि उनमें एक केमिकल कंपोनेंट नहीं होता, उसमें ढेर सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं। और उन कंपोनेंट्स की खासियत क्या होती है कि कुछ उन चीजों को बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, बट दे मेंटेन द जी बैलेंस, एक बैलेंस करते हैं। तो वो जो बैलेंसिंग ऑफ इम्यूनिटी है, वो गोमूत्र सबसे बढ़िया शरीर में हमारे बनाता है, बैलेंसिंग इम्यूनिटी की। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जरा लाइट मूड में, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, उसी प्रकार से वो इम्यूनिटी हमारी रक्षा तो करती है, बट जरूरत से ज्यादा इम्यूनिटी हो जाए तो हमें एलर्जी हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, और कम रह जाए तो हमें बीमारियां लगने लगेंगी। तो ये ऑप्टिमम जी मात्रा में हमारे पास होना जरूरी है। अब ऑप्टिमम कैसे होए? वो गौमूत्र ऐसा है कि शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है एक ऑप्टिमम लेवल तक, उतना ही वो इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे ज्यादा वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, है ना। तो बैलेंसिंग, इसीलिए मैंने वर्ड दिया था इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेशन। जैसे इम्यूनिटी जी बढ़ाने को हम लोग वर्ड यूज करते हैं इम्यूनो पोटेंशिएशन, इम्यूनो एनहांसमेंट, तो वो वर्ड यूज नहीं करता मैं ज्यादातर, अक्सर वर्ड करता हूं इम्यूनो मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मीन्स कि इम्यूनिटी को घटाना या बढ़ाना, बट बैलेंस रखना, जी जितनी बॉडी की जी रिक्वायरमेंट है उसमें घटा बढ़ा के बैलेंस रखना। तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च जो हुई थी इसमें, वो ये कि गौमूत्र शरीर की इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, नंबर 1। अब जब शरीर की इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो हमें कोई भी इंफेक्शन नहीं लगेगा, ये गारंटेड। दूसरा, हमें कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, उससे भी बचे रहेंगे। क्यों? जी क्योंकि हमारे शरीर में आप जैसे कैंसर की जब बात आती है, तो आप ये समझिए कि कैंसर की हमारे शरीर में रोजाना 50-200 कोशिकाएं कैंसर के रूप में परिवर्तित होती ही होती हैं। लेकिन
शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अगर ठीक है, मजबूत है, तो वो उन कोशिकाओं को पकड़ के, मार के, खा के खत्म कर देती है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती होती है इम्यूनिटी की। जैसे नहीं हमारे यहाँ शहरों में, सोसाइटी में पुलिस पेट्रोलिंग करती है। अब पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो क्या कोई गुंडा, बदमाश, आतंकवादी जैसे ही पकड़ में आया, देखा, उन्होंने पकड़ा, ले गए, जेल में डाल दिया। उसी प्रकार शरीर की कुछ कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोफेजेस हैं, एनके सेल्स हैं। ये सेल्स शरीर में ये करती रहती हैं इम्यूनो सर्विलेंस, और जैसे ही कोई ऐसी जी कोशिका बिगड़ी, उसको वही पकड़ा, खाया, खत्म कर दिया उसे। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो ये सब होता रहता है। जैसे ही इम्यूनिटी जी वीक होगी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या तो पेस्टिसाइड से, किसी केमिकल से, किसी खान पान से, एज से, किसी बीमारी से, जैसे ही इम्यूनिटी कम होगी, तुरंत कैंसर का रूप बनना शुरू हो जाएगा, और फिर वो रोक के नहीं रुकता। तो एक ये सबसे बड़ी रिसर्च थी हमारे यहाँ की, कि जो शरीर की बैलेंसिंग इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है, उससे बीमारियों से बचा जाता है, उससे कैंसर भी नहीं होगा। शुरुआती रिसर्च ये थी। जी फिर हम लोगों ने देखा कि गौमूत्र बायो एनहांसर का काम करता है। माने शरीर की जैसे हेल्दी है, पुलिस जी हेल्थी है, पुलिस जी के भी मुझे क्या जरूरत है, लेकिन मैं एडवाइज करूंगा कि अगर ये भी गौमूत्र का अर्क का सेवन करते हैं, तो इनको एक हफ्ते के अंदर अंदर लगने लगेगा कि इनके अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई, एक नई ऊर्जा आ गई, फील गुड फैक्टर जैसे जनरेट होता है बॉडी में, तो वो फील गुड फैक्टर जनरेट होएगा। तो इसलिए क्यों होता है? क्योंकि गौमूत्र शरीर की कोशिकाओं की परमिएबिलिटी बढ़ा के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको बाहर निकाल देता है, और जो अच्छी चीजें हैं वो कोशिका के अंदर जानी शुरू हो जाती हैं, और कोशिका हेल्दी होनी शुरू हो जाती है, और उससे एक फील गुड फैक्टर, एक बहुत अच्छा फील बॉडी में होने लगता है, स्फूर्ति आने लगती है। ये दूसरा इसमें क्या था, यूएस पेटेंट भी है इसका अपने पास, कि ट्यूबरक्लोसिस का जैसे था, बाकी कोई भी मेडिसिन ले लीजिए आप, कि जैसे कोई इंफेक्शन है बॉडी में, और टीबी का ही ले, टीबी का 9-10 महीने इलाज चलता है, 4 प्रकार के एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स उसमें यूज होते हैं। तो पेटेंट इस बात पे था कि अगर ड्यूरेशन 10 महीने की बजाय 30 महीने 3 महीने कर दें, और दवा की मात्रा आधी कर दें, और गौमूत्र के साथ दें, तो भी पेशेंट क्लियर हो जाएगा। माने कि जो गौमूत्र है वो शरीर में दवा की अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, बायो एनहांसर का काम करता है, उसको कई गुना बढ़ा देता है, और उसके जो बैक्टीरिया थे उनको मारने में बहुत जल्दी मदद करता है। तो ये एक बायो एनहांसर वाला काम यहाँ पर हुआ। फिर इसके बाद एक शुरू हुआ कि भाई एक आजकल बहुत बड़ी समस्या है, कई बच्चे आज भी इस पर काम कर रहे हैं अलग अलग बैक्टीरिया को लेकर के, कि बैक्टीरियाओं में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, और यहाँ तक के आती है खबर कि भाई सुपर बग डेवलप हो गए। सुपर बग मीन्स कि ऐसा बैक्टीरिया कि जिस पर किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है कि ऐसा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो व्यक्ति को ट्रीटमेंट करने में एंटीबायोटिक से बहुत दुख होएगा, ठीक नहीं होगा जल्दी से। और हम सब लोग जानते हैं जैसे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एक बैक्टीरिया रहता है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, बहुत रेजिस्टेंट होता है तमाम एंटीबायोटिक से। तो हमने ये देखा कि अगर ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरियाओं में भी एंटीबायोटिक दवा गौमूत्र के साथ जब दी जाती है, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक कारगर हो जाती है, उससे फायदा मिलता है। ये एक बहुत बड़ा शोध था उस समय पे। नागपुर का वेटनरी कॉलेज है, वहां के वैज्ञानिक मेरे साथ जुड़े थे, आईवीआरआई के वैज्ञानिक जुड़े थे, हम लोगों ने मिलकर के काम किया था। फिर उसके बाद बहुत से विभिन्न प्रकार के आपने ये रिसर्चेस किए हैं। पुरीश जी, मैं भी चाहूंगी और शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि क्यों ना एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ प्रयास हो, जहां इस प्रकार के जो विभिन्न अलग अलग तरीके से गौमूत्र को लेकर डॉक्टर साहब जो रिसर्च कर रहे हैं, इस पर कार्य होना चाहिए। जीसीसीआई जैसा प्लेटफॉर्म भी हमारे साथ है, डॉक्टर साहब वल्लभ भाई कथिरिया जी भी हैं, तो क्यों ना जितने माइन्यूट तरीके से, जितने बारीकी से अलग अलग विश्वविद्यालयों के साइंटिस्ट को साथ में लेकर डॉक्टर चौहान के मार्गदर्शन में यह जो सब अनुसंधान किए जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अब नितांत आवश्यकता है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जो काउपैथी को लेकर काम करे। आपका क्या मानना है पुरीश जी इस संबंध में, और आप भी कुछ बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी दीदी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और इनफैक्ट
जब जीसीसीआई बना था, तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन, सलाह मशवरा किया था। आदरणीय प्रोफेसर आर एस चौहान जी भी हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे हैं। और ये बात जी उभर रही थी कि जो एग्जिस्टिंग वैज्ञानिक संस्थान हैं, कहीं ना कहीं से उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन अगर किया जा सके जीसीसीआई के माध्यम जी से, जैसे आईवीआरआई में जो रिसर्च हो रहे हैं, अगर उन चीज़ों को लेकर हम लोग जो अन्य संस्थान हैं उनके रिसर्च सबको एक सेंट्रल पॉइंट पर लेके आए, और जो हमारा एक्चुअल हम्म उपभोक्ता वर्ग है उन सबके बीच में इन सभी चीज़ों को हम लेकर जाएं, तो काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज इतने सारे संस्थान खुले हुए हैं, गाय से जुड़े, पशु चिकित्सा से जुड़े, बट उनके कार्य कहीं ना कहीं से उन संस्थानों तक ही रह जाते हैं, आम जनता तक बात पहुंच नहीं पाती। जैसे अभी आदरणीय प्रोफेसर आर एस चौहान जी ने बताया कि भारत के पास पेटेंट है बायो इन्हेंसर के रूप में गौमूत्र के काम करने का, कि कैसे वो काम किया करता है, बट ये पेटेंट भी बहुत पुराना है। मतलब इस बात को भी करीब कम से कम 20 साल के आसपास लगभग हो चुके हैं। स्टिल आज भी हाँ, जी तमाम 2005 के फार्मेसी आसपास का कंपनियां, है। जी, लेकिन स्टिल आज भी फार्मेसी कंपनियां इसका बहुत अच्छी मात्रा में उपयोग कर रही हों, ऐसा नहीं है। अब ये उपयोग अभी तक क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो मैं सच बताऊं तो अभी जब तक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नहीं बना था, मुझे भी इसके बारे में यानी कि 2019 में खबर ही नहीं थी कि भारत के पास ऐसा पेटेंट है। वो तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग खुलने के बाद इस तरह की जानकारियां सामने आना शुरू हुई हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं से जीसीसीआई को भी ऐसे संस्थान के रूप में काम करना चाहिए, जो तमाम ऐसे संस्थानों में चीजें हो रही हैं उन सबको जनता के बीच में पहुंचाए। मतलब ये बातें उन संस्थानों तक या कुछ वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट तक ही ना रहे, जनता तक भी पहुंचे। तो विश्वविद्यालय का आइडिया बहुत ही अच्छा है। आदरणीय प्रोफेसर आर एस चौहान जी भी संबंधित कार्य योजना उन्होंने बनाई हुई है। वो इस पर कुछ समय से लगातार चर्चा करते रहते हैं और कुछ न कुछ चीजें इसमें जरूर कर रहे हैं। वैसे सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने जी विस्तार से बताया कि कैसे गौपैथी तमाम समस्याओं का इंसानी सेहत में अच्छा उपाय है, लेकिन एक बार वापस समस्याओं पे जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में बताया कि जब ये अ, हरित क्रांति शुरू हुई, हमारे पिछले एपिसोड में एक सर आए थे, आदरणीय शिवदर्शन मलिक जी, उन्होंने हरित भ्रांति शब्द यूज किया इसके लिए। हरित भ्रांति इसलिए यूज किया क्योंकि बाद में पता चला कि इससे बहुत सारे नुकसान भी थे, और स्वास्थ्य से जुड़े जो नुकसान थे बेसिकली, आपके मुख से मैंने कभी सुना है कि आप कहते हैं कि इंसान के शरीर में जितना खून है, या जो इवन माँ का दूध है, या हमारे शरीर की हर कोशिकाएं हैं, सब में कहीं ना कहीं से ये केमिकल पेस्टिसाइड के असर आज भी विद्यमान है, और ये हमें बीमार करते रहते हैं। तो एक बार हमें ये जो इनके स्वास्थ्य पे नुकसान हुए हैं इन केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के बारे में, ये किस सीमा तक है, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी ऐसा है कि सन 1960 में जिस विश्वविद्यालय में मैं अभी हूँ, इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जीबी पंत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। और तब से लेकर के हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और हरित क्रांति में तमाम तरह के केमिकल्स प्रयोग किए गए, जिसमें पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर प्रमुख है। समस्या ये थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनका पेट भरना है, तो शुरुआत इस मामले में तो ठीक थी, उस समय की जरूरत थी। लेकिन कालांतर में, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सच है, मेरी ही रिसर्च है इस विषय को लेकर के, और मेरी रिसर्च को डब्ल्यूएचओ ने भी माना, भारत सरकार ने भी माना। भारत सरकार के आईसीआर का मैं नेशनल फेलो रहा हूं 5 साल, उनके लिए भी एक रिपोर्ट बना के दी मैंने, करीब 400-500 पेज की, कि भाई ये जो पेस्टिसाइड हैं ये शरीर की इम्यूनिटी को कम करते हैं, रिप्रोडक्टिव पावर को कम करते हैं, शरीर की कोशिकाओं में जो डीएनए है उसका डैमेज करते हैं, उससे होने वाले दुष्प्रभावों में कैंसर भी शामिल है, और तो और ये कई जनरेशंस तक जाकर के शरीर को दुष्प्रभावों से ग्रसित करते हैं। जैसे एक बड़ा मजेदार मैं आपको बताता हूं, अपने घर परिवारों में, साथियों में कहीं देखते होंगे, कहीं न कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर रहता है कि जो बड़ा इरिटेटेड रहता है। माताएं बहनें घर पे होंगी, या कोई पत्नी होंगी किसी की, या कोई मित्र होंगे, वो कोई भी बात कहो हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है, इरिटेट हमेशा। उनकी गलती नहीं है। वो हुआ क्या है कि कालांतर में पेस्टिसाइड के प्रयोग से जो हमारे नर्व फाइबर हैं
उसकी माइलिन शीथ होती है, कवरिंग होती है नर्व फाइबर के ऊपर, वो माइलिन शीथ डैमेज हो गई। अब माइलिन शीथ जब डैमेज हुई तो वो इरिटेशन होता है उनको, और वो हर चीज से इरिटेशन होता है, और इतना इरिटेट, हाईली इरिटेटेड रहते हैं समाज में। तो ऐसे प्रभाव, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन में जाना, ढेर सारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो दुष्प्रभाव है वो भी, और ये एक जनरेशन में नहीं, ये मैंने ही सिद्ध किया कि ये एक से कई जनरेशन तक ये ट्रांसफर होते हैं। ये डीएनए में चेंज हो जाएगा, डीएनए में चेंज हो जाएगा तो कैंसर भी ज्यादा बनेंगे। अब आप समझिए, पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसको तो कैंसर ट्रेन का ही नाम देते हैं, क्योंकि वहां सर्वाधिक पेस्टिसाइड का उपयोग हुआ है ना, और वो पेस्टिसाइड खाने पीने की चीजों में आकर के लोगों में वो हानि पहुंचा रहे, कैंसर बना रहे। तो ऐसी सब चीजें हुई हैं। और ये जो केमिकल्स हैं, इनमें से मुझे नहीं लगा एक भी केमिकल कोई हेल्थ के हिसाब से फायदे का सौदा है, वो तो नुकसान करता ही करता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कई बार हमारे किसान भाई भी थोड़ा गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से इसके प्रभाव ज्यादा हो जाते हैं। जैसे सब्जियों में, फलों में इन पेस्टिसाइड का जब प्रयोग होता है तो आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि भाई आज प्रयोग कर लिया तो 15 दिन के बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। और हम लोग करते क्या है कि शाम को पेस्टिसाइड लगाया, सुबह हार्वेस्टिंग कर ली, सुबह लगाया, शाम को हार्वेस्टिंग कर ली। और विशेष रूप से फलों का तो ये हाल है कि फल सब्जियां ये पेस्टिसाइड में डुबो डुबो करके रखी जाती हैं। आप देखिए, कभी कहीं दुकान से लाते हैं आप सब्जियां या फल, दुकान पे आप देखते रहिए 2-3 दिन तक उसके नहीं सूखेंगे, आप घर लाएंगे, घर लाके आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोजाना उसको किसी न किसी केमिकल में घोल घोल के वहां रखे रहते हैं। ये दुष्प्रभाव आ रहे हैं। और मैं आपको अपना एक, ये तो वैज्ञानिक अनुभव है मेरे, एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। पिछले वर्ष में बीमार हुआ, और बीमारी तमाम तरह के उपचार लेने के बाद भी, और मैं ठीक होकर नहीं दे रहा था। मैंने फिर एलोपैथी सिस्टम भी यूज किया, उसमें भी आराम नहीं आया, आयुर्वेदिक से भी आराम नहीं आ रहा था। तो हमारे एक साथी हैं ऋषिकेश में, उन्होंने बताया कि आप ये 1-2 अंतर करके देख लीजिए। और अंतर क्या था कि मैं सुबह डाइट में एक सेब जरूर खाया करता था। उन्होंने एडवाइज करी कि आप सेब खाना बंद कर दीजिए। जिस दिन से सेब खाना बंद किया, मैं ठीक हो गया। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग पहले कहा करते थे कि एक सेब खाइए, डॉक्टर दूध भगाइए, लेकिन अब सेब में इतना केमिकल आ रहा है कि इसकी वजह से शरीर में जो इम्यूनिटी है उस पर तो असर पड़ता ही है, जो आपका शरीर का पाचन तंत्र है उसको भी नष्ट भ्रष्ट करता है, एसिडिटी बनाता है, गैस बनाता है बहुत ज्यादा। तो माने ऐसे प्रभाव भी इन केमिकल्स की वजह से देखे गए। खाद्य श्रृंखला में चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे आप मतलब तेल है, चाहे दूध है। इवन मैं जब हिसार में था तो शुरुआती हम लोगों ने देखा था कि मानव रक्त में जो माँ का दूध है उसमें इन सब में भी पेस्टिसाइड के रेजिड्यू लेवल्स है, और इतने रेजिड्यूज हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अंतर आता है जरा, जो हमारे समझने की बात है। वैज्ञानिक ये कहते हैं, जो पेस्टिसाइड वाले वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि भाई एक निश्चित मात्रा उन्होंने एक केमिकल की बना दी। फॉर एग्जाम्पल एक लीजिए 5 मिलीग्राम, कि 5 मिलीग्राम को वो कहते हैं जैसे नॉयल डोज, NOAEL, नॉयल डोज। नॉयल डोज के मायने वो कहते हैं नो ऑब्जर्वेबल एडवर्स इफेक्ट लेवल डोज, कि इससे कोई बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, ये कहते हैं। मैंने इसी डोज को लेके एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये सिद्ध किया कि कम से कम 60 पेस्टिसाइड मैंने टेस्ट किए कि उनके दुष्प्रभाव आते ही आते हैं। इवन सबसे छोटा आपको एग्जांपल दूं कि घरों पे गुड नाइट लगाते हैं आप लोग, ऑल आउट या गुड नाइट, उसमें डी ट्रांसएलेक्शन होता है, उसके भी दुष्प्रभाव आते हैं बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर इम्यूनिटी कम होती है, उससे एलर्जीज होती हैं, उससे तमाम तरह की बीमारियों के प्रति हमारी ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है। तो इनका बंद करने के लिए बहुत प्रयास किए, बट वो यही आती है बार बार कि भाई हमारी एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, 140 करोड़ हो गए, इनका पेट कैसे भरेंगे। तो वो तो मुझे लगता नहीं कि उधर से बंद होगा या कम होगा। दूसरा प्रयास चला, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी इनिशिएटिव हुआ नेचुरल फार्मिंग करके। पिछले दिनों कई बैठकों में बात की चर्चा हुई, और नेचुरल फार्मिंग कंसेप्ट एक चल रहा है पैरेलल। एक तो ये हो गया, और दूसरा गाय की जो गौ आधारित व्यवस्था है अपनी, कि गाय के जो प्रोडक्ट्स है पंचगव्य के, या जैसे मैं बात कर रहा था गौमूत्र की, तो इससे जो पेस्टिसाइड के हुए दुष्प्रभाव हैं
उनसे भी निपटा जा सकता है। और अगर हम शुरू से ले रहे हैं तो पेस्टिसाइड के होने वाले दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ेंगे। ये भी है, ये भी सिद्ध करा हुआ है हमने कि पेस्टिसाइड के दुष्प्रभावों का नाश करता है, और पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव ना हो, हम पहले से लेते रहे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं, इससे तो हम कई चीजों से बच जाते हैं। एक मैं बात और कर रहा था कैंसर की। कैंसर में क्या होता है कि शरीर की किसी अंग की कोई एक कोशिका गड़बड़ा जाती है, वो शरीर का सिस्टम मानने से मना कर देती है। अनकोऑर्डिनेटेड, अनप्लान्ड, कंटिन्यूअस ग्रोथ, पर्पजलेस ग्रोथ जिसे हम लोग कहते हैं डिफिनीशन में, तो ऐसे करने लगती है। जो गोमूत्र है ये जाके शरीर की एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स, और वो सेल्स एक द्रव निकालती है, एक प्रोटीन लिबरेट करती हैं साइटोकाइंस के रूप में। वो जाके कैंसर कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है कि भाई आप आत्महत्या कर लीजिए, सुसाइड करिए, आप मरिए तुरंत, और वो कोशिकाएं मर जाती हैं, और बाकी शरीर की जो हेल्थ वाली कोशिकाएं वो उनको खा के खत्म कर देती है, और कैंसर रिग्रेट हो जाता है। ऐसे 10-12 हजार से ज्यादा केसेस हमारे विभिन्न गौशालाओं ने, गौतंत्र ने, जहां जहां भी है, सब लोगों ने मिलकर ठीक किए हैं, उनके प्रमाण भी हैं लोगों के पास में। और गोमूत्र का अनकंडीशनल, बिल्कुल आप देखिए कि चाहे स्टेज 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, इवन 4 तक का हो, अगर शरीर में थोड़ी सी भी इम्यूनिटी बची है, शरीर में थोड़ी सी भी इतनी गुंजाइश है कि वो रेस्पॉन्ड कर सकता है, तो अल्टीमेटली तो शरीर ने रेस्पॉन्ड करना है। अगर ऐसी है तो गोमूत्र से वो बचते हैं, ठीक होते हैं और आराम होता है। जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, एक चीज हमको आपके परिचय में ये भी जानने को मिली कि नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में भी आपने अपनी सेवाएं दी, आपको उन्होंने वहां पर विभूषित किया वहां के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, और लगभग 60 से ज्यादा शोधार्थियों को आपने मार्गदर्शन किया। कोई एक आध ऐसा शोध जो आपको आज भी याद रह जाता हो, जो एक बहुत आदर्श आपके लिए हो, आप शेयर करें। ऐसा था वाकनिंगन विश्वविद्यालय में, मैं इसी विषय पर जो अभी बात कर रहे थे, हर्बल इम्यूनोमॉड्यूलेशन, क्योंकि वो तो केमिकल जानते हैं सब, हर्बल इम्यूनोमॉड्यूलेशन पर पीएचडी का एक कोर्स पढ़ाया करता था। तो वो कोर्स उनका 1 महीने के लिए जैसे डिजाइन करते थे, है ना, और उसमें बच्चों को ये बताता था कि भाई कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें काउपैथी भी शामिल था, कि इससे कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं बदलती वातावरण की परिस्थिति में। होता क्या है कि आजकल खाने पीने की चीजें आप देख रहे हैं, जैसे पिज्जा है, चाउमीन है, पास्ता है, क्या क्या नहीं खाते बच्चे। वहां ये हमारे यहाँ तो अब आया, वहां तो बहुत पहले से है ये। तो वो खा करके उसके साथ केमिकल बहुत जाते हैं, अजीनोमोटो से लेकर के ढेर सारे केमिकल है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट और चीजें। तो वो क्या करते हैं कि वो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है उससे, और इम्यूनिटी कमजोर होती है तो निश्चित रूप से वो कमजोर होंगे, बीमारियां होंगी। तो हर्बल इम्यूनोमॉड्यूलेशन का प्रोफेसर सेविल कॉल थे एक, वहां उनके साथ मिलकर मैं ये कोर्स वहां पर डिजाइन किया था, वहां पर पढ़ाया करता था उस समय पर। जहां तक शोध की बात है, मेरे जो द्वारा यहाँ से बच्चे जो ट्रेनिंग लेके गए, पढ़ के गए, आपको आश्चर्य, सुखद आश्चर्य होगा, जो पिछले दिनों कोरोना काल में एक दवा का नाम आया, रेमडेसिविर, ध्यान हो अपने लोगों को, तो रेमडेसिविर को बनाने वाला मेरा विद्यार्थी है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, अमेरिका की गिलीड साइंसेस है कंपनी, उसमें साइंटिफिक डायरेक्टर है। बहुत ऐसे कई विद्यार्थी आज दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मालूम होगी, बहुत नई बात हमको मालूम हो रही कि आपके विद्यार्थी ने ये बनाया है। जी जी जी। तो आज ये समझ में आया कि जो तमाम हरित क्रांति के समय से जो अलग अलग बीमारियां शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं से जो अपनी देशी गौ माता है, उनका पंचगव्य ही उनका अच्छा इलाज है। सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, प्रिजर्वेटिव्स की बात। हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज किया करते हैं, मार्केट में कुछ भी लेने जाइए, चाहे वो चावल हो, दाल हो, आटा हो, सभी में प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जाता है। और सभी में कहा जाता है कि मिनिमम लिमिट जो प्रिजर्वेटिव की हमारा शरीर झेलता है, ये उससे कम मात्रा में है या उसी मात्रा में। ये कभी कभी मैं सोचता हूँ कि साहब, चावल में अलग प्रिजर्वेटिव है, वो हमारे शरीर में गया, दाल में अलग है, वो हमारे शरीर में गया,
वैसे जो अलग अलग पैकेट में बंद जितने भी सामग्री ले रहे हैं सब में प्रिजर्वेटिव है। ये जो टोटल इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे आता है इन सबका कंबाइंड, क्या वो भी हाँ, उतना ही खतरनाक है जितना हमारा ये केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह है हमारे शरीर के लिए? उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं ओ, अच्छा। ज्यादा हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी कहीं ज्यादा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो ये मात्रा प्रिजर्वेटिव की हमने बहुत कम प्रयोग किया है और ये हानिकारक नहीं है, मैंने वही तो आपको बताया कि नॉयल डोज जी। को लेके ही मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे शुरुआती, जिनको लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। वो नॉयल डोज, आप ये समझिए कि 80 के दशक में जब मैं काम कर रहा था, तो हिसार जैसे हरियाणा जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट, वहां के लोग समझते थे कि मैं एंटी एग्रीकल्चर काम कर रहा हूँ क्या। अब मुझे मतलब क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा उस समय पे। जब 5-6 साल निकल गए तो WHO वालों ने देखा यार ये कौन पागल वैज्ञानिक है कि जो ऐसी चीज निकाल के दे रहा है कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेफ है और ये कह रहा है हानिकारक है। तब उन्होंने बुलाना शुरू हम्म करा, लेक्चर कराए, समझ में बात आई, और उसके बाद सारा सिस्टम ही चेंज हो गया पूरा। कि जो नॉयल डोज थी, वो नॉयल डोज ये नहीं है जो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट कर रही है, कम से कमतर मात्रा भी, कोई भी मात्रा ऐसी नहीं है कि जो शरीर पर दुष्प्रभाव न डालती हो। आप ये समझ लीजिए, कम से कमतर मात्रा भी कोई जाती है। जैसा आपने बताया बहुत सही कि हम इतने से ढेर सारे प्रोडक्ट खाते हैं सुबह शाम तक, उन सभी की नॉइल अगर शरीर में जाएगी तो वो तो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जानी है नॉइल के बावजूद भी, जी। है ना। तो ये मिलके भी इफेक्ट करती है, इवन एक जा रही है वो भी इफेक्ट करती है। ये तो हानिकारक और प्रभाव तो इनके आते ही आते हैं। और जी गौमूत्र हमें कैसे इन सब से बचा सकता है? मतलब अगर हम कोई मार्केट से चीज लेकर आते हैं तो क्या, मतलब जैसे गौमूत्र के बारे में जो मैं जानता हूँ, लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि सुबह सुबह जो आप है खाली पेट जो है करीब 1-2 चम्मच गौमूत्र या लेके एक गिलास पानी में तब वो उसको पिया जाता है। लेकिन मुझे क्या ये सफिशियंट है, या जो हम खाना जो मार्केट से लेकर आ रहे हैं उनको धोने वगैरह के लिए भी गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये तो सच है कि गौमूत्र से अगर सब्जियां, फल, ये सब को रख के और अच्छी तरह से साफ करते हैं तो निश्चित रूप से जो केमिकल्स इनमें हैं वो केमिकल्स गौमूत्र में अवशोषित हो जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आयुर्वेद में आज से नहीं, हजारों साल से ये सिद्धांत है कि जितनी भी पॉइजनस चीजें हैं उनको गौमूत्र में शोधन करके और शुद्धिकरण करके वो निकालते हैं भावना देके, और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बन जाती है उसकी। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं मैं, कुचला, स्ट्रिक्नीन। स्ट्रिक्नीन इज हाईली पॉइजनस। मतलब आप ये समझिए कि एक मिलीग्राम तो बहुत है, वन माइक्रोग्राम भी अगर शरीर में चली गई तो तुरंत डेथ कॉज कर देती है। लेकिन उसी को प्रोसेस करके गौमूत्र में आयुर्वेद में यूज होती है एज मेडिसिन, है ना। तो गौमूत्र अवशोषित करता है, टॉक्सिक पदार्थों को ले लेता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो गौमूत्र बहुत में जो सब्जियां, फल या रॉ मटेरियल जो भी लाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। एक दूसरा जो गौमूत्र डॉक्टर हम साहब, लोग, बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां आप हमें दे रहे हैं। हमने ये भी जाना है और सुना है कि 112 से ज्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। तो जी जो हमारे युवा वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, उनके लिए उपयोगी कौन सी ऐसी पुस्तक आपको ऐसा लगता है कि उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए? भाई देखिए, वैसे तो वेटनरी साइंस में मेरी सारी किताबें, लेकिन जी। जो गौशाला से या जो इस पंचगव्य काउपैथी से रिलेटेड है उसमें 5-6 पुस्तकें हैं। शुरुआती गोवंश एवं मानव स्वास्थ्य, गोवंश एवं पंचगव्य, गोवंश से फैलने वाली बीमारियां, आदमियों में होने वाली बीमारियां, जोनोसिस, ICR से अवार्ड भी मिला था मुझे उस पुस्तक में। फिर काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ऐसे करके 5-7 किताबें हैं जो विशेष रूप से पंचगव्य काउपैथी को ही ध्यान में रख के लिखी गई है। इसके अलावा जी। किताबें बहुत हैं, बट वो बीमारियां कैसे निदान करेंगे, या जैसे बच्चों की पढ़ाई में जो कोर्स सिलेबस में काम आती है पैथोलॉजी की, तो वैसी पुस्तकें हैं, है ना। तो इसमें जो गौशाला वर्कर्स हैं उनके उपयोग की हैं 4-5 पुस्तकें, वो लेके उनको पढ़ सकते हैं, उनको अध्ययन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको कहीं ऐसा लगता है कि स्कूली जो शिक्षा है, जो कक्षा कक्ष की जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, कहीं इसमें भी अब ये शामिल करना बहुत अनिवार्य हो गया है? क्योंकि वातावरण निर्माण हो गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, आप जैसे
वैज्ञानिकों के द्वारा बार बार हम सबको सचेत किया जा रहा है, जीसीसीआई जैसा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन क्या विद्यालयीन शिक्षा में इसका पाठ्यक्रम होना बहुत मायने रखेगा? और इसके पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। क्या आपने ऐसा कोई प्रयास कभी किया है? जी, प्रयास हुआ है, और मेरे ख्याल से एक दो स्टेट में तो शायद राजस्थान में या कहाँ शुरुआत भी हुई इसकी। विश्व हिंदू अच्छा। परिषद के माध्यम से हुआ था, सिलेबस बनाया था। तो मैं तो समझता हूँ चाहे प्राइमरी लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें बच्चों को गौ विज्ञान की जानकारी देना आवश्यक है। आमतौर पर ये हो गया है कि पशु से, गायों से, गोबर से, गौमूत्र से लोग दूर भागते हैं। नहीं, बच्चों को ये शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए कि गौ पालन है, गौ पालन के क्या फायदे हैं, क्यों उनके साथ जी रहना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि शुरू से अगर आप गौ के साथ रहते हैं तो ढेर सारी बीमारियां तो ऐसी हैं कि जो होंगी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण जी देके जी बताता हूँ। अभी जो मैं बता रहा था, माननीय कृषि मंत्री जी थे सोमपाल जी शास्त्री, उनके साथ एक कोटा में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय पर एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कि जो ऑरा नापता था व्यक्ति का, ऑरा मीटर। ऑरा मीटर तो उन्होंने देखा कि एक बालिका छोटी सी बच्ची ली, उसका ऑरा मापा तो वो करीब 2 फीट था। और गाय की जब परिक्रमा कराई, उसको 7 परिक्रमा करके गाय की, और जब वो बिटिया को फिर बिठाया, फिर उसका ऑरा किया गया तो वो 5 फीट था। तो माने ऑरा बढ़ता है व्यक्ति का, और व्यक्ति का जब ऑरा बढ़ेगा गाय के सानिध्य में रहने से, तो निश्चित रूप से जितना ज्यादा ऑरा होगा उतना उसे बीमारी भी नहीं लगेगी, स्वस्थ भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा, आनंदित भी रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, ऐसे करके होता है। तो गाय के सानिध्य में रहना, गाय की सेवा करना, गौ ग्रास देना, गाय के ऊपर हाथ फिराना। अब गाय के ऊपर हाथ फिराने से हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। आप कितना भी बीपी हाई होता हो आपका, देसी गाय के शरीर पर हाथ फिराइए 1 महीने तक, और उसके बाद नपाइए, तो आपका बीपी कंट्रोल में आना प्रारंभ हो गया होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट अब इनकी जानकारी नहीं है। तो बच्चों में शुरू से अगर ये इम्बाइब करेंगे, प्राइमरी स्तर से जी लेकर के, कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं। मैंने जो इनको मिड लेवल के साइट डिजाइन कराए थे, सुनील मान सिंह का, मैं, काफी लोग शामिल थे उस कमेटी में। तो ये शिक्षा तो आवश्यक है जी, बिल्कुल आवश्यक है। और यही नहीं, यहाँ से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं तो वो सारी किताबें तो अंग्रेजों की बनाई हुई हैं, अंग्रेजी की किताब पढ़ते हैं। जो आपने कहा ना मुझे कि इतनी किताबें लिखी, उसका पर्पज यही था कि वेटनरी साइंस में जब हमने अध्ययन करना शुरू किया था तो हमें इंग्लैंड और अमेरिका की किताबें पढ़ाई जाती थी। अब एक आश्चर्य देखिए आप, कितना भयंकर आश्चर्य कि जो हमारे यहाँ गोवंश है या जो भी पशु हैं, उनमें जो बीमारियां होती हैं वो अमेरिका में नहीं होती। जो अमेरिका के पशु हैं उनमें, उनके यहाँ जो बीमारी होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती। तो अब क्या मतलब है ऐसी साइंस पढ़ने का जी? हम यहाँ से जी बीबीएससी जी करके पढ़ के निकले, और हमको कुछ आता नहीं था, ज्ञान नहीं था उस समय। तो हमने क्या किया कि जो इंडियन सिस्टम है उसी के हिसाब से विज्ञान को लेकर के, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से किताबें बनाई, और ये बहुत उपयोगी रही। हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ, उसमें देसी लोगों को रोजगार भी काफी मिला, बच्चे वो किताबें पढ़ते हैं, उसका लाभ मिलता है सभी को। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी और बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके एक एक विषय पर, एक एक एपिसोड पर चर्चा की जाए। मुझे ऐसा लगता है पुरीश जी की डॉक्टर साहब से हम संदेश ले लें हमारे युवा साथियों के लिए, गौ पालकों के लिए, कि उनका क्या संदेश है, क्या करना चाहिए। अब बहुत कुछ तो हमने जाना, लेकिन अब क्या पाथ हो हमारा, क्या काम करना चाहिए। देखिए जी, एक तो यही है कि जो आपने छेड़ा था कि गाय के ऊपर एक संस्थान या एक विश्वविद्यालय किसी भी रूप में कहीं भी स्थापित हो, जिसमें एक्सक्लूसिवली गाय के ऊपर ही रिसर्च हो। मतलब आप ये समझिए कि पिछले 40 वर्ष के रिसर्च के बाद मैं ये समझता हूं कि मैं अभी पहले पायदान पर हूं। असीम संभावनाएं हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है ये। हमारे देश में जी 53 ब्रीड है गाय की, अभी तक हमने 4-5 ब्रीड पे काम कर पाए। 53 ब्रीड है, इतनी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इतने तरह के चारे दाने हैं। तो उन सभी तत्वों पर रिसर्च हो, वो रिसर्च का संकलन बढ़िया हो, उसकी उपयोगिता मेडिकल साइंसेस में, हेल्थ में, जो नित नए हॉस्पिटल्स इतने खुल रहे हैं,
एक हॉस्पिटल न खोल के एक हॉस्पिटल की जगह पर अगर ये कर लेंगे तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली उसके बाद, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और शिक्षा के माध्यम में प्राइमरी लेवल से लेके मिड लेवल एजुकेशनल लेवल में ये गौ विज्ञान की शिक्षा आनी चाहिए। बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं कि जगह जगह ऐसे आयोजन करके आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आम लोगों को जानकारी हो रही है, बढ़ रहा है, विषय बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं। पहले जो नहीं समझते थे वो भी अब समझना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये कार्यक्रम आगे तक चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए बच्चों में विशेष रूप से, क्योंकि जो मेरे साथी वैज्ञानिक ही हैं या जो यंग वैज्ञानिक आते हैं मेरे पास काम करने के लिए, बड़ा आश्चर्य लगता है उनको। क्या कहते हैं जी, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को आप काहे को ऐसे कर रहे हैं? अरे भाई, किसी के लिए वेस्ट है, के लिए वही उत्तम भी हो सकता है। आप देखिए तो सही, गऊ को ऐसे ही नहीं कहा गया हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता, या उसका गो में बसते लक्ष्मी, या नेक्टर ऑफ दी लाइफ ये कहा गया है गोमूत्र को, तो ऐसे नहीं कहा गया। उस पर काम करिए, एनालिसिस करिए और देखिए, अपने आप सिद्ध करिए कि भाई ये क्या है, और देखिए आप उसके बाद बीमारियों में काफी नियंत्रण मिलेगा, खान पान में या शरीर की ताकत में भी वृद्धि होने वाली है। मुझे ध्यान है बचपन में गांव में घर पे हमारे यहाँ 50-60 गोवंश पलता था, और गाय कभी दूध दूध के लिए पाली जाती है ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बछड़े के लिए पाली जाती है क्योंकि बैल होगा उसके लिए, तो वो बहुत अच्छा लगता था कि भाई खेती उसी से हो रही है। अब खेती ट्रैक्टर से होने लगी, अब ट्रैक्टर का डीजल आता है, वो डीजल से भी पॉल्यूशन होता है खेत में। दूसरा, ट्रैक्टर ने जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म कर दी, वो नीचे तक की परतें उगाड़ के रख दी। जो बैल आधारित खेती थी वो सर्वोत्तम मानी जाती है, अभी तो पूरे विश्व में माने जाने लगी वो कि वो सबसे बढ़िया थी भाई वो खेती। तो माने हमें लौट के तो आना पड़ेगा उन्हीं चीजों पर, और पूरी रूप से नहीं आते तो धीरे धीरे कहीं से शुरुआत तो हो। बिगड़ने में 50-60 साल लगे तो बनने में 10-20 साल लगेंगे, लेकिन सुधार की तरफ बढ़ गए हैं, एक कदम है उसमें आगे, ये भी बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है हम सब लोग मिलके कुछ न कुछ तो करेंगे। जी बहुत जी, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर संदेश है आपका। लेकिन अब एक स्टिल सवाल मेरे दिमाग में आता है, हम लोग जब भी गौपैथी या काउपैथी की बात करते हैं, हम लोग गौमूत्र पे ज्यादा चर्चा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या गोबर या देशी घी जो गाय का दूध का बना हुआ है, इनका भी जो काउपैथी में या हमारे स्वास्थ्य पे जो फायदा है, क्या इन पे भी कोई रिसर्च या ऐसी कोई चीज इसके बारे में आप हम लोग को बताना चाहें? जी जी बिल्कुल। जैसे घी है, तो घी में जो फैटी एसिड्स है, या जी पहली बात तो ये हम लोग घी को समझें कि घी है क्या। जो मार्केट में मिल रहा है वास्तव में वो घी है ही नहीं। घी को जी जो मार्केट में बन रहा है वो क्या करते हैं कि दूध से, दूध भी कोई भी दूध चलेगा उनको, दूध में से क्रीम निकाल लिया, क्रीम को गर्म करके घी बना लिया। वास्तव में घी नहीं है, ये बटर ऑयल है। घी के मायने हैं देसी गाय, गाय का दूध, दूध को जमा के दही बनाएंगे, दही को बिलो के मक्खन निकालेंगे, मक्खन को गर्म करके जो बनाएंगे वो है घी। और ऐसा घी स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। नंबर 1, ऐसे घी का प्रयोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर या जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है वो नहीं होगी, और जिनको है वो भी ठीक हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जितनी मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, डिमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर है ना, या मेमोरी लॉस है, या कोई और प्रकार का मानसिक विकार है, वो सब में माइग्रेन है। माइग्रेन की एक मेडिसिन हम लोगों ने डेवलप की हुई है देसी घी से, कि नशे के रूप में, नेजल ड्रॉप के रूप में, कि वो नेजल ड्रॉप 2 बूंद रोजाना सोते समय अगर डालते हैं आप, तो मुझे लगता है कि 10-20 दिन से लेकर के 1 महीने तक इन सभी लोगों में बड़ा आराम मिलता है। तो देसी घी बहुत जबरदस्त उपयोग है, लेकिन वो वास्तव में घी होना चाहिए। जो मार्केट में है ये वाला घी तो है ही नहीं साहब। दूसरा, एक तो मैंने ये तरीका बताया, दूसरा क्या है कि जैसे मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, कि देसी गाय का दूध देखिए आप। अब गाय का दूध आमतौर पर 40-50 रुपए लीटर तो कम से कम मात्रा मान के ही चलिए आप। गाय के दूध में जो फैट परसेंट होता है वो होता है 3.5 मैक्सिमम, 4 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। 4 में से आधा % निकलना नहीं, 3-3.5% निकलता है। 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम कितना दूध लगेगा जी?
15 से 20 लीटर दूध लगता है। अब 15 से 20 लीटर दूध की कीमत लगाइए कितना बैठेगी, माने करीब 30 लीटर लगता है। तो दूध की कीमत ही 1,500 से 2,000 रुपए हो जाती है। और मार्केट में जो घी बिक रहा है वो 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 700 रुपए किलो, वास्तव में वो घी है ही नहीं। तो घी, अगर शुद्ध घी की आप बात करते हैं और देसी गोवंश की, वो 4,000 से 5,000 रुपए किलो ही मार्केट में मिल सकता है, इससे सस्ता मिल ही नहीं सकता कभी। बाकी सब ऐसे ही चल रहा है जी मार्केट। तो उसके अब तुलना क्या करते हैं कि जी मार्केट वाला घी है, अब वो घी खाया उसे बीमार पड़ गए। भाई उससे तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट जो मैं बता रहा हूं वो देसी गाय के घी को खाएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये भी ठीक होंगी, और जो मानसिक विकार है वो भी सब सही। इसी प्रकार गोमय की आपने बात की, गोबर की, गोबर से भी कई प्रकार की मेडिसिन बनती हैं। पूजा के या दूसरे प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं, मेडिसिन में प्रयोग होता है। देखिए, गाय के पेट में सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। और इतने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं कि अभी तक वैज्ञानिक उनकी संख्या का पता नहीं कर पाए, इतने होते। अब वो उसके ल्यूमेन से ठीक हो, वो जब फूड निकलता है पास होके, तो गोबर में भी उन सूक्ष्म जीवों के टूट फूट के प्रोडक्ट्स, उनके बाई प्रोडक्ट्स, उनके मेटाबोलाइट्स, ये सब आते हैं। तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये सब आती है साथ में। तो गोमय वसते लक्ष्मी जो शब्द यूज किया गया है वो इसीलिए किया गया कि उसमें तो अमृत है, ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम आने वाली है और हम प्रयोग करते हैं, मेडिसिन के रूप में प्रयोग होती है वो। और जो उसमें है वो दूसरी कहीं मिलते ही नहीं, ऐसी चीजें फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, उनका प्रयोग माने आप जैसे एक मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा प्रयोग है, बहुत जगह यूज होता है, कई लोग इवन अब तो मेडिकल वाले भी करने लगे हैं कि जिन महिला के डिलीवरी होने वाली हो और कष्ट है तो गोमय का रस निकाल के 2 चम्मच अगर उनको पिला देते हैं तो डिलीवरी होने में बहुत आसानी हो। भाई आजकल खूब यूज हो रहा है, सिजेरियन की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा एक प्रयोग मैंने बताया, इसके अलावा मेडिसिन में तो बहुत सारे, आपने बहुत ही अच्छा प्रयोग आपने बताया कि जो भी हमारी माताएं बहनें ये कार्यक्रम को देख रही हैं, क्योंकि आजकल एक प्रचलन सा हो गया है कि जिस भी हम देखते हैं कि अगर गर्भवती माता है तो बस सिजेरियन से हुआ है या डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत छोटा सा अगर ये अभ्यास, ये छोटा सा प्रयोग अगर हमारी माताएं बहनें घर में करने लगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ एक आने वाली पूरी जनरेशन को मिलेगा, क्योंकि सिजेरियन के जो दुष्प्रभाव है वो भी हम सब देख रहे हैं। तो एक छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जी आगे आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब। जी पुलिस जी। सर अभी आप बता रहे थे कुछ और भी, ये तो आपने एक बताया गोमय का। हाँ, गोमय का जैसे एक प्रयोग बताया, फिर गोमय की भस्म है, भस्म। अब भस्म में क्या है कि इतने सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, गोबर को ड्राई करके उसको जला के उसकी भस्म, या जैसे हम लोग हवन यज्ञ उसमें प्रयोग करते हैं, उसकी जो भस्म है उसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा चुटकी भर भी मिलाएंगे, वो पानी का शुद्धिकरण भी हो जाएगा और शरीर के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये दूसरा क्या करते हैं, अपने कई गौशालाएं कर रही हैं कि गोमय का भी अर्क निकालते हैं, जैसे इसका निकालते हैं, गोमूत्र का निकालते हैं। कई लोग गोमय गोमूत्र को मिला करके भी अर्क निकालते हैं। और कोरोना में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था वो गोमय गोमूत्र का मिक्स वाला अर्क था, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था कई जगह, है ना। तो ऐसे करके तमाम उसमें काम आ रहे हैं और प्रयोग हो रहे हैं, मेरे यहाँ भी चल रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अगर संस्थान बनता है, कोई ऐसी जगह बनती है जहाँ 10-20 वैज्ञानिक मिलकर काम करें तो और तेजी से ये विषय आगे बढ़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी। ऐसा लगता है कि आपसे और एक एक विषय पर खुलकर चर्चा की जाए। अगले हम एपिसोड्स में आपको हम जरूर हम चाहेंगे कि आप हमें और भी समय दें और आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से ऐसे कोई संस्थान की स्थापना हो
हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे गौ माता की कृपा से एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो जहां गौपैथी को लेकर बिल्कुल अनुसंधान कार्य होते रहें, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिकता के साथ जब ये बातें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसको आत्मसात करेगी और विभिन्न रोगों, विभिन्न बीमारियों से बचा जा सकेगा। और हमारा जो यह मानव शरीर है, यह जो देह है, ये जो रोगों से ग्रस्त होकर और हम जो फिर विभिन्न प्रकार की दवाइयों के इसमें पड़ जाते हैं और विभिन्न परेशानियों में पड़ते हैं, इससे बचा जा सकेगा। आपने बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अगर कुछ रह गया हो तो अगर आप कुछ कहना चाहें, ऐसा ना हो कि बीच में मैंने रोक दिया हो, आप कुछ और कुछ कहना चाहें तो। नहीं, ऐसा है, ये तो ऐसा विषय है जी जो हमारे धार्मिक गुरु संत लोग कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो वही स्थिति है। ये विज्ञान अपने आप में इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। और मेरे जैसा तो तुच्छ प्राणी, एक बताया ना मैंने कि एक पहले पायदान पर हैं अभी, 40 साल के बाद भी ढेरों वैज्ञानिक जुटे, खूब काम करें, इसमें रिसर्च करें, अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, तो बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत आगे बढ़ेंगी चीजें। अभी तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का हो गया, तो अभी तो इसको यही कंप्लीट करिए। और आगे जब कभी लगता है आपको, तो जैसे इम्यूनिटी की बात आई थी, तो इम्यूनिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स पर क्या असर पड़ता है, एक एक कंपोनेंट पे 1 घंटे का व्याख्यान हो सकता है। या जैसे कैंसर पर एक जरूर आइए कभी, कि कैंसर होता कैसे है, क्या कंपोनेंट्स है उसके, क्या उसके हानिकारक प्रभाव हैं, फिर गोमूत्र उसमें कैसे करके प्रभाव डालता है, और उसके साथ क्या हम कर सकते हैं जिससे और जल्दी ठीक हो जाए। तो मैंने ऐसे करके अलग अलग प्रोग्राम बीमारी को लेकर के, या गोमूत्र के कंपोनेंट को लेकर के, या पंचगव्य कंपोनेंट को लेकर के भी हम लोग आगे कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले वीक में, मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ बैठी हैं, पीएचडी के विद्यार्थी हैं, मेरे रिसर्च एसोसिएट्स हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत कराई है। वो है उसका मैं बता देता हूँ आपको, @Cowpathy2016, @Cowpathy2016। उस चैनल में अभी 3-4 उन्होंने वीडियोस बना करके उसमें डाले हैं। तो और कोई विस्तृत जानकारी चाहिए कि उसमें हम एक एक कंपोनेंट को लेकर के डिटेल जानकारी देने वाले हैं। उसमें भी उद्देश्य ये है मैडम कि सभी को जानकारी हो, लोग इसका प्रचार प्रसार करें, खुद भी प्रयोग करें और लोगों भी कराएं, और गौ माता का बस जो भी आशीर्वाद बना रहे, और गौ माता कटे नहीं, कहीं ऐसी जगह न जाए, और उसका संवर्धन संरक्षण हम लोग कर सके, या उसका कराने में कोई हेल्प कर सकते हैं तो अपने को कृतार्थ समझेंगे। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही जरूरी जानकारियां, जो छोटी छोटी सावधानियों से किस प्रकार से भी हम, मान लीजिए हम गौमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको प्रयोग करते समय भी क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और किस प्रकार से गौ माता के गौमूत्र या गोबर से, शुद्ध घी से किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, और किस प्रकार के अनुसंधानों के माध्यम से नई चीजें और नई बातें समाज के सामने आ सकती हैं। इस पर आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम सबका किया। जैसे कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम का समापन मंत्र से करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि गौ माता केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की रक्षक है, तो इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि समापन मंत्र के माध्यम से हम भी यह प्रार्थना करें कि सभी सुखी हैं, सभी निरोगी रहें। तो पुरुष जी समापन मंत्र की ओर। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी साथ जुड़ने के लिए। इस एपिसोड में हमने डॉक्टर राम स्वरूप चौहान जी को सुना। निश्चित रूप से आपको बहुत ही मार्गदर्शक, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त हुई होंगी, और अगले अंक में फिर ऐसे ही विभूति के साथ, ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ हम मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी पुरुष जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, सबका मैं बस धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था
मुझे बड़ी खुशी हुई आदरणीय प्रोफेसर आर एस चौहान जी के साथ आज का ये एपिसोड जो है, ये इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक एपिसोड था। और जैसा सर ने बताया कि कैंसर को लेकर हम विस्तार से एक बार और चर्चा करेंगे, तो बहुत जल्दी हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, सबका साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुलम के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नमस्कार। अगले अंक में।